हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज की वीडियो में हम लोग 25 से 27 मार्च का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शहादत दिवस या शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च और 26 मार्च। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस या शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 23 मार्च 1931 1931 में ब्रिटिश शासकों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फांसी इन्होंने दी हुई थी। इस दिन इनको फांसी दी हुई थी। ठीक है, तो उनकी स्मृति में 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक दो और फैक्ट हैं। 8 अप्रैल 1929 को 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक, ठीक है, ये दो विधेयक हैं जिन पर चर्चा हो रही थी। इन विधेयकों के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो सेंट्रल असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें बम फेंकते समय भगत सिंह के साथ कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त जी जो है उस समय भगत सिंह के साथ थे। और वर्ष 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, जॉन सैंडर्स की हत्या हुई थी 1928 में, जिसके आरोप में इन तीनों लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास IMT ट्राइलेट 2024 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन है भारत, म्यांमार, तंजानिया, भारत, मालदीव, तंजानिया, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया और भारत, मोरक्को, तंजानिया। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन इसका जो है वो सी है। ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में IMT ट्राइलेट 2024 का आयोजन हुआ है। ये जो है वो संयुक्त समुद्री अभ्यास है। ठीक है, जिसमें 3 देश भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया शामिल है। और ये आयोजन जो है वो इसका 21 से 28 मार्च के बीच में इसका आयोजन हुआ। और इसमें भारत की ओर से INS तीर और INS सुजाता, इन जो है वो जहाजों ने भाग लिया। और ये जो IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, जिसको ट्राइलेट बोल रहे हैं, इसका ये द्वितीय संस्करण था। इसका पहला एक अभ्यास जो है इस तरह का पहले भी हो चुका है और ये दूसरा संस्करण था। इसमें असममित खतरों का मुकाबला करने, बोर्ड खोज और जब्ती प्रक्रियाओं, नाव संचालन, युद्ध अभ्यास और फायरिंग अभ्यास के व्यवहारिक पहलू इसमें जो है वो शामिल है। इन दिशाओं में जो है वो प्रयास किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सौर कचरा 2030 तक कितने किलोटन तक पहुंच सकता है? ऑप्शन है 500 किलोटन, 600 किलोटन, 700 किलोटन और 800 किलोटन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। वर्ष 2023-30 तक, 2030 तक जो भारत का सौर कचरा है वो 600 टन तक, 600 किलो टन तक करीब जो है वो पहुंच जाएगा। ये एक 20 मार्च को एक रिपोर्ट जारी हुई है। जो रिपोर्ट है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और एक थिंक टैंक है, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर, CEEW, इनके एक अध्ययन के अनुसार जो है इन्होंने बताया है कि वर्ष 2030 तक भारत का जो सौर कचरा है वो करीब 600 किलो टन तक पहुंच जाएगा। इस अध्ययन का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है भारत के सौर उद्योग में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को सक्षम करना, सौर अपशिष्ट क्वांटम का आकलन। ठीक है, तो इन्होंने इसके वॉल्यूम का जो है, इसके क्वांटम का जो है वो आकलन किया है। ये जो सौर कचरा है इसका जो करीब 67% हिस्सा, 67% हिस्सा, मतलब लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो केवल राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से आएगा। और इसी अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष 2050 तक भारत का जो सौर कचरा है वो लगभग 19,000 किलो टन हो जाएगा। 600 किलो टन की जगह जो है वो कितना हो जाएगा? 19,000 किलो टन तक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 6.6%, 6.7%, 6.8% और 6.9%।
तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ये S&P ग्लोबल ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत का जो डेवलपमेंट ग्रोथ रेट है उसको अनुमान बढ़ाकर उसका कितना किया है, 6.8% कर दिया है। इन्होंने जो इनका जो डेवलपमेंट का जो इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है ग्रोथ रेट में, वो 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। मतलब पहले जो था वो 6.4 था, अब बढ़ाकर इन्होंने 6.8 कर दिया है। ठीक है, जबकि आरबीआई का जो अनुमान है वो 7% है। ठीक है, तो 0.2% इन्होंने कम रखा है S&P ग्लोबल ने। जबकि इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है उसके लिए भारत की वृद्धि दर इन्होंने 6.9%, 26-27 के लिए 7% और 27-28 के लिए भी 7% जो है इन्होंने ग्रोथ रेट रखी हुई है। तो जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो ग्रोथ रेट के बारे में चर्चा करती हैं, विकास दर के बारे में चर्चा करती हैं, उनका विश्वास जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगातार बना हुआ है और भारत की विकास दर जो है वो लगातार 7% के आसपास ये लोग आंक रहे हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। इन पीडीएफ के लिए यहाँ पर हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम दिया है, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इनके माध्यम से संस्थान से जुड़ के ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ जरूर ले लीजिए, और अगर आपको ग्रुप के माध्यम से नहीं लेना है और आप डेटा रखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है समर्थ, मित्र, साथी और सक्षम। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है। ये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो दिव्यांग व्यक्तियों को मतदान की सुविधा, आसान मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। जो निर्वाचन आयोग का आदर्श वाक्य है वो आदर्श वाक्य है, कोई मतदाता ना छूटे, मतलब कोई भी मतदान करने से छूट ना जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं या जिनकी जो दिव्यांगता है वो 40% बेंचमार्क या उससे अधिक है, तो वैसे व्यक्ति इस सक्षम ऐप के सहायता से घर से मतदान कर सकते हैं, या ये असिस्टेंस भी कॉल कर सकते हैं इसी ऐप के माध्यम से, जो इनको मतदान स्थल तक ले जा सकता है, ताकि ये लोग भी क्या करें, लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले सकें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई बीमारी की खोज की है। आपको नाम बताना है, पाउडरी, मिल्क वाइट, विटचेसवोम, रॉटवेल्ट। ठीक है, तो ये जो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये विटचेसब्रूम नाम से एक नई बीमारी की खोज जो है वो भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने खोज की है। इसके अलावा ऑप्शन में ये जो 3 नाम लिखे हैं ये भी मटर के पौधे में लगने वाली 3 बीमारियां हैं। ठीक है, ये जो बीमारी की खोज की है हरियाणा में हिसार है, हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाली एक नई और संभावित विनाशकारी बीमारी की पहचान की है। माना जा रहा है कि ये बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये बीमारी की खोज की है और इस बीमारी को द अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी USA द्वारा मान्यता भी दी गई है। मतलब जो है वो इस पर अब ध्यान देने की जरूरत काफी है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक में किस खिलाड़ी को ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है? यहाँ पर एक वर्ड होगा भारतीय। ठीक है, ये भारतीय छूट गया है। किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन से शरत कमल, मैरी कॉम, गगन नारंग और नीरज चोपड़ा। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है। ये शरत कमल जी जो है इनको 2024 में जो पेरिस ओलंपिक, जो 2024 में ओलंपिक खेल होने वाले हैं जो पेरिस में आयोजित किए जाने वाले हैं, उसमें ये भारतीय ध्वज वाहक के रूप में शरत कमल जी जो हैं भाग लेंगे। ये घोषणा जो है वो 21 मार्च को की गई है और ये जो शरत कमल जी हैं ये भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये भारतीय टीम के जो है, भारत का जो दस्ता यहाँ पर जाएगा उस दस्ते के ये ध्वजवाहक होंगे। इसके अलावा ओलंपिक कांस्य पदक विजेता MC मैरी कॉम जी को ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए
शेफ डे मिशन के रूप में नामित किया गया है। और ये जो 24 के ओलंपिक गेम्स है पेरिस में, ये 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल और जयललिता। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं, किसी प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इसके पहले जो है जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो लोग पूर्व में मुख्यमंत्री थे या गिरफ्तारी से पहले जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो है वो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो है अरेस्ट हुए हैं। इसके पहले अभी आप लोगों ने देखा होगा हेमंत सोरेन जी कुछ दिन पहले अरेस्ट हुए थे, बट उन्होंने गिरफ्तारी के ठीक पहले जो है अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। जबकि जयललिता जो है ये कोई मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब जो ये मुख्यमंत्री के पद पर तो नहीं थी, परंतु गिरफ्तार होने वाली जो है वो पहली पूर्व मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो पहली पूर्व मुख्यमंत्री जो गिरफ्तार हुई वो जयललिता जी, और मुख्यमंत्री रहते हुए जो गिरफ्तार हुए वो अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी को शराब नीति घोटाले में 2022 के धन शोधन निवारण अधिनियम, ठीक है, के तहत गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, जबकि जयललिता जो है वो 1996 में गिरफ्तार होने वाली पहली पूर्व सीएम या मुख्यमंत्री थी। थोड़ी सी डिटेल जो है वो धन शोधन निवारण अधिनियम 2022, इसको जो है वो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इस अधिनियम को 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया और इसका उद्देश्य जो है वो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। ठीक है, और इसको 2012 में इसमें एक संशोधन हुआ जिसके तहत इसमें बैंकों, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को भी इसके दायरे में लेके आया गया। ठीक है, और जो पीएमएलए है इसके तहत जितने भी अपराध हैं ये सभी अपराध संज्ञेय या कॉग्निजेबल और गैर जमानती है, इनमें जमानत नहीं मिलती है, और इसमें अग्रिम जमानत, एडवांस जो बेल ले लेते हैं उस बेल का भी इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। तो आपको इसमें गिरफ्तार होना ही है अगर आप इसमें जो है अपना जिसमें आपके खिलाफ कोई चार्ज है। ठीक है, और इसमें क्या है 2018 में एक और ऐड की गई है जिसमें 2018 में पीएमएलए के तहत जमानत के लिए 2 और सख्त शर्तें जोड़ी गई हैं, और इसी वजह से जो है इस एक्ट के तहत जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी जमानत जो है वो कई कई दिनों तक नहीं हो पा रही, जिसका जो विपक्ष है वो बहुत विरोध भी लगातार कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने बिलियन लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल तक पहुंच नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है 2.0 बिलियन, 2.1 बिलियन, 2.2 बिलियन और 2.3 बिलियन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये विश्व में करीब 2.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित, मैनेज्ड जो है वो पेयजल, पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर की पहुंच इनके लोगों के पास नहीं है। ये रिपोर्ट जो है ये यूएन वाटर की ओर से यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने बताया कि 2002 से 2021 के बीच करीब 1.4 अरब से अधिक लोग सूखे से प्रभावित रहे, ड्रॉट से जो है ये इफेक्टिव रहे। और ये रिपोर्ट बताती है कि पानी को लेकर दुनिया में तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक जो है आप भविष्यवाणी बोले या कुछ भी बोले तो कहा जाता है कि अब जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो जल पर जो है अधिकार को लेकर होगा। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं जो भी डिस्कस करता हूं मैं यहां से अपने तरफ से आपको जितनी भी संभावित डिटेल्स हो वो मैं प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, और जितना इजीली मैं आपको समझा सकता हूं समझाने की कोशिश करता हूं, बट आप अपना फीडबैक हमें अपने कमेंट्स और लाइक्स के माध्यम से जरूर दें। आपके फीडबैक के माध्यम से ये हमें पता लग पाएगा कि ये जो हम क्लासेस आपके डेली लेते हैं करंट अफेयर्स की, ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आप कितना इसको समझ पा रहे हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसके लिए अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें फीडबैक जरूर दें। ठीक है, आप टेलीग्राम के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पे कमेंट करके भी बता सकते हैं, आप वीडियो के नीचे भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक जो है वो हमें इसमें और अधिक सुधार करने का मौका देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार बेरोजगार कार्यबल में भारत के
युवाओं की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 81%, 82%, 83% और 84%। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। जो बेरोजगार कार्यबल है उसमें भारत के करीब 83% युवा जो है वो शामिल है। मतलब भारत की एक बड़ी युवा आबादी जो है वो बेरोजगारी की चपेट में है। ये रिपोर्ट जो है वो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान ILO और ISD ने जो है वो प्रकाशित की है, जिसमें बताया है कि जो भारत का बेरोजगार कार्यबल है उसमें भारत के युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 83% है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी जो 2000 में 35.2% थी, 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई है। तो लगभग जो है वो ऐसे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो है वो दोगुनी तक हो गई है 2000 से 2022 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ऑप्शन है डू होई कैम, पोयमंती वैश्या, श्रीजा अकुला और जू चेंजो। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। ये भारतीय खिलाड़ी हैं श्रीजा अकुला। ठीक है, भारतीय महिला खिलाड़ी श्रीजा अकुला, इन्होंने WTT फेडर बेरूट 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में इन्होंने जो है वो महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया हुआ है। ठीक है, ये प्रतियोगिता का आयोजन 24 मार्च को लेबनान में हुआ, जिसमें इन्होंने लग्जमबर्ग की सारा डी नुट्टे को हराकर ये खिताब जीता है। बाकी इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल, महिला युगल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल के जो खिताब है उन सबकी लिस्ट दी है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो काफी अच्छा रहा है। ये कई बार जो है आपसे सीधा प्रतियोगिता का नाम ना पूछकर कई बार खिलाड़ी का नाम भी पूछ लिया जाता है, और पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस अगर करते रहेंगे तो आपको प्रतियोगिता के साथ साथ पता चलता रहेगा कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है। और कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग फ्रेम करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि आपके एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बाकी आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, बाकी कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।